हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और मैं रोहित भैया आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही जो है इसके इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। एक ऑप्टिकल मीडियम के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होती है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट क्या, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तब उसकी बेंडिंग की जो डायरेक्शन है वो किस साइड में होगी वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर लें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ कुछ इस टाइप से बात कर सकते हैं कि ये कोई भी एक मटेरियल मीडियम होगा, ठीक है ना। ये कोई भी एक जो है आपका ऐसा मीडियम है जिसमें से लाइट क्रॉस करके निकल जाती है, पार निकल जाती है। अब लाइट यहाँ से ऐसे आई और ऐसे इंसिडेंट कर गई। अब एक्चुअल में यहाँ पे हमें एक नॉर्मल भी बना देता हूँ। चलो पहले नॉर्मल बन गया। तो ये लाइट जो है जानी तो यूँ सीधी चाहिए थी, है ना, लेकिन होगा क्या, लाइट अपने रास्ते से कुछ टेढ़ी हो जाती है। या तो नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल था आपका एन डैश, तो लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, भाई रास्ता ये था यहाँ से इधर आ गई, या फिर थोड़ी सी दूर चली जाती है नॉर्मल से। इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। मतलब कोई भी केस हो, यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई हमें कि जो इंसिडेंट लाइट है उसके पाथ में चेंजिंग आई, ये तो यहाँ से पता चली गया। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें पता चला कि whenever an incident ray of light enters in a medium from another medium। ओके जी, तो क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारती है, इट्स पाथ, इसका जो रास्ता है, गेट्स डिफ्लेक्टेड, उसका जो रास्ता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, दिस फिनोमिना is called refraction of light। इतनी चीज मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अभी हम लोगों ने डायग्राम में क्या देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मार रही थी, तो भाई ऐसा मान लेते हैं कि ये मीडियम जो है आपका, ये पहला मीडियम होगा, ये मीडियम दूसरा होगा। तो इस मीडियम से जब इस मीडियम में एंट्री मार रही है लाइट, तो उस टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रही थी वो जानी तो यूं चाहिए थी, लेकिन या तो इधर आ गई या इधर आ गई, उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा बेंट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। मुझे लगता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं। अब हम लोग जो है ना, पहला टॉपिक तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो चुका है, तो मीडियम के बारे में बात करते हैं दूसरे टॉपिक में। तो दूसरे में हो सकता है एयर, वाटर, अल्कोहल, है ना, ग्लास, ये आपके जो मीडियम्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। तो ये सारे मीडियम हैं, मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी,
और हर किसी में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। अब देखो, कोई लाइट रे है वो अगर एयर में ट्रेवल कर रही है तो हमको इतना तो आइडिया है कि भाई एयर के पास स्पेस तो अच्छा खासा होता है ना, तो उसको लाइट को ट्रेवल करने के लिए खाली रास्ता मिल जाएगा। तो जहाँ उसे खाली जगह मिल गई वहाँ वो जो है तेज स्पीड से चलेगी या धीरे चलेगी? भाई ऑब्वियस है तेज स्पीड से। तुम लोग को अगर बाइक मिल जाए तो क्या करते हो? खाली रोड मिली, तुम में से कुछ मानता हूँ कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो भरी रोड पे भी तेज चलाने की कोशिश करते हैं, बट मान लो कि जाम लगा हुआ है, तब कैसे चलाओगे तेज? उस टाइम पे वो डेंसर मीडियम हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो आपकी स्पीड जो है अपने आप स्लो हो गई, है ना। तो लाइट जो है कहीं कहीं पर जो है तेज चल रही होती है और कहीं कहीं पर धीरे चल रही होती है। तो बस इसी को ही हम लोग को बात करना है कि लाइट जहाँ पर तेज चलती है वो आपका रेयर मीडियम होता है, जो आपका एयर होगा। मतलब ये कोई एक मैं बॉक्स से मैं जो है एक मीडियम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं सारे, ऐसे करके, है ना। ये बना दे रहा हूँ ऐसे जल्दी जल्दी, ऐसे करके। और एक दूसरा मीडियम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, वहाँ पे कुछ इस टाइप से हैं पार्टिकल्स। तो अब बताओ लाइट को ट्रेवल करने में किस में ज़्यादा आसानी होगी? इसमें ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो है परेशानी होगी थोड़ी तेज चलाने में। तो इसे आप बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके जी। और इसको आप बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। इसमें देखें तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, यहाँ पर ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी आपकी? लेस हो जाएगी। तो बोल देंगे स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर। ओके, दोनों चीज़ों में हम लोगों ने देख लिया, स्पीड ऑफ लाइट कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्लो होती है। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो होता है, यहाँ पर आपकी स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। और रेयर मीडियम जो है हम जनरली एयर को मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एयर मान लेते हैं रेयर मीडियम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में, गैसेस में जो है स्पेस ज़्यादा होता है। और इसके लिए मान लेते हैं कि ये ग्लास था। अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर इन डेंसर मीडियम, या फिर इन वैक्यूम, वैक्यूम भी बोल देंगे, है ना। तो इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में वो 2.99 समथिंग होती है, लेकिन हम उसे राउंड ऑफ करके 3 बोल देते हैं, है ना। तो ये थी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और हम लोग बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के लिए बात कर लें। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये आपका होता है बेटा 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि वैक्यूम में जो स्पीड थी वो सबसे तेज थी, वाटर में जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है एज कंपेयर टू एयर, और ग्लास में जो स्पीड है वो वाटर से भी कम हो गई है। मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे तेज है। तो भाई साहब सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही अल्टीमेट वेलोसिटी होती है। एक ऐसी पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली जो चीज़ होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो आपकी रेयर मीडियम में चलती है। मतलब ये स्पीड जो है, इस स्पीड को आप अल्टीमेट स्पीड बोलते हैं। और जब कोई चीज़ अल्टीमेट होती है, यूनिक होती है, तो उसके लिए एक यूनिक सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसको स्पीड ऑफ लाइट को
हम लोग एक यूनिक सिंबल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इसे आप C से डिनोट करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि भाई साहब जब भी ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है। तो स्पीड ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहाँ क्या होगा, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बहुत कम है, लाइट जो है लाइट आसानी से ट्रेवल नहीं कर पा रही है वहाँ पे। इधर जो है लाइट को ट्रेवल करने के लिए काफ़ी स्पेस था, इसलिए इसे हम रेयर मीडियम बोल देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक जो है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जल्दी जल्दी ख़त्म कराना है मेरे को, ये आपका जो है चैप्टर बहुत लंबा खिंच गया है इस चक्कर में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा आपका, ये जो है डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पर ऑफ डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम्स की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये टॉपिक जो है हमारा थर्ड वाला, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इसके साथ कंपेयर कर देते हैं हम किसी और स्पीड को। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ या एयर के साथ हम किसी और मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को जब भी कंपेयर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहली चीज़ तो आएगी कि इसको डिनोट किससे करते हैं, तो हम बोल देंगे कि इट इज़ डिनोटेड बाई बहुत सारे तरीके हैं। स्मॉल n से डिनोट कर सकते हो, है ना, म्यू से भी डिनोट कर सकते हो आप लोग इसे, इस टाइप से ये चीज़ें हैं इसे डिनोट करने के लिए। ओके, अब हम लोग बात करें कि इसे डिफाइन कैसे किया जाए, तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, ये आपका रेशो होता है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम में, वो जो है इसको छोड़ के, वैक्यूम को छोड़ के कोई और मीडियम हो सकता है यहाँ पर, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये आपका जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो भाई साहब सी के लिए जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड, इसके लिए भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। भाई स्पीड कम हो या ज़्यादा हो यूनिट तो सेम रहेगी, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी वो नहीं होगी, इट इज़ अ रेशियो। तो इट इज़ या फिर इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, c अपॉन vm। यहाँ पे c क्या है आपका, c है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और vm क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर दी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से देख लेते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कौन कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, एब्सोल्यूट भी हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसके बारे में बात करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे। जैसे अभी हमने बात करी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू कितना है, c अपॉन v इन मीडियम। अब मैं अगर यहाँ से निकाल लूँ n1 तो ये आएगा c अपॉन v1। सेम अगर मैं निकालूँ n2, ठीक है ना, तो n2 कितना आ जाएगा, c अपॉन v2। और इन दोनों का जब मैं रेशो निकालूंगा n1 अपॉन n2,
तो ये क्या निकल के आएगा, N1 कितना है C/V1 और C/V2। तो इन दोनों का जो ये रेशो है इसी को आप क्या बोल देते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1/N2 को। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये C/V1 तो ऐसा ही रहेगा, इनटू ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो उल्टा हो जाएगा V2/C, C से C 67, तो क्या मिलेगा V2/V1, ये चीज निकल के आ जाएगी। तो हमें क्या मिला यहाँ से, N1/N2 इक्वल्स टू V2/V1, ये आपको यहाँ से फॉर्मूला मिला। अब आपको दिमाग में होना चाहिए कि N1/N2 जो होता है इसे आप बोलते हैं N1/N2 को 2N1, इसे लिखने का जो है, एक साथ लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा। याद करने का तरीका क्या है कि N1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये पहले ही नंबर पे आ जाएगा, बाकी N2 जो है दूसरे नंबर पर, ठीक है ना, N के साथ सफिक्स में जो नीचे लिखा हुआ होता है। तो बस हमें करना क्या है, यहाँ पे जो 2N1 कर देंगे N1/N2 की जगह। भाई ये N1/N2 आपको दे रखा है, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया 2N1, और ये पूरा जो है आपका V2/V1 के इक्वल है। एक तो इक्वेशन ये मिल रही है आपको, दूसरी अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ना, जस्ट ये कर दूं कि 1N2, तो आपको पता है ये क्या मिल जाएगा, V1/V2 मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं 2N1 इंटू 1N2 दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो मिलेगा आपको कितना, V2/V1 इंटू V1/V2। V1 से V1 67 हो जाएगा, V2 से V2 67, तो क्या मिलेगा आपको कि 2N1 इंटू 1N2 दोनों का प्रोडक्ट किया तो आंसर आया 1। ये आपको एक रिलेशन मिल गया इनमें। अब यहाँ से हम लोग एक बात कर सकते हैं कि जो ये 2N1 है ये आपका 1/1N2, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवाइड हो गया, एक ये बना फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो 1 और 2 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये मीडियम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। मान लेते हैं कि जो पहला मीडियम है वो आपका एयर है और जो दूसरा मीडियम है ये आपका ग्लास। तो एयर को ए से डिनोट कर दो, ग्लास को जी से कर देना, ठीक है ना। तो इनको लिखने का जो तरीका होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरा मीडियम है आपका ग्लास, तो ये आ जाएगा ग्लास एंड एयर इक्वल्स टू 1/A/N/G। इस टाइप का फॉर्मूला जो है आपका यूज में आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा समझिएगा इसे, कि हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा था वो क्या था आपका N/VM, सॉरी N इक्वल्स टू C/VM, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, यही पढ़ा था। अब यहाँ से मैंने मीडियम्स को जो है डिवाइड कर दिया कि भाई पहले मीडियम के लिए बात करी तो C/V1, दूसरे मीडियम के लिए बात करी तो C/V2, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने इन दोनों का जो रेशियो निकाला N1/N2, यही आपका क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसीलिए N1/N2 जब हमने निकाला, ये डिवीजन में था, डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो वो जस्ट उल्टा हो जाता है एक दूसरे का, तो ये आपका उल्टा हो गया। और फिर C से C कैंसिल आउट, V2 ऊपर बचा, V1 नीचे बचा, तो V2/V1। और यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया N1/N2 इक्वल्स टू V2/V1, ये रिलेशन आ गया। अब हमें यहाँ से पता चला कि N1/N2 जो है इसका एक और नाम है, इसको 2N1 बोलते हैं, N1/N2 को। तो मैंने क्या किया, N1/N2 की जगह पे 2N1 रख दिया यहाँ पे, उसमें देख लो। तो 2N1 इक्वल्स टू कितना मिला, V2/V1, ठीक है। तो 1N2 अगर मैं करता तो उल्टा हो जाता, देखो यहाँ 2 पहले था 1 बाद में था, तो V2/V1 था, उल्टा किया मैंने इसको तो V1/V2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया
प्रोडक्ट करके हमको जो है दोनों का आंसर 1 मिल गया। 1 मिलने के बाद फिर ये मल्टीप्लिकेशन में था 1 and 2, इसको मैं इधर ले आया तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 2 and 1 जो है इक्वल्स टू 1/1 and 2 के इक्वल हो जाएगा। और ये 1 और 2 जो है आपके मीडियम थे, तो उनको मीडियम मैंने एज्यूम किया कि पहला वाला जो मीडियम है वो आपका एयर है और जो दूसरा मीडियम है वो ग्लास है, तो इसलिए एक को ए से डिनोट कर दिया, एक को जी से डिनोट कर दिया। इसलिए जो आपका फाइनल फॉर्मूला बना वो बन गया जी एंड ए इक्वल्स टू 1/a&g। अब इसको जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अगर उधर ले जाएंगे तो जी एन ए इंटू ए एन जी का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज के बारे में और बात करें, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन का जो रीजन है, भाई हमने अभी पढ़ा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारती है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है ना, यही तो पढ़ा था। उसका रीजन क्या है, क्यों वो चेंज हो रहा है? तो भाई साहब अभी हमने ये भी देखा था कि अलग अलग मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। जैसे कि हमने एयर में स्पीड ऑफ लाइट को देखा था कि वो थी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। फिर इसके बाद वाटर में स्पीड ऑफ लाइट देखी तो वो कितनी है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट देखी हमने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। इतनी चीज क्लियर है? तो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, और यही तो वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से जो है लाइट का पाथ चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई साहब वो जो है रीजन क्या है आपका, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में जो चेंज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आए या स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आए, उनकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो ये दो आपके रीजन हो जाएंगे जिनकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा था। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और देख लेते हैं यहां से अभी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए जी यहाँ पे देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लें। तो पहली चीज यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। भले ही उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाए, उसकी स्पीड चेंज हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है या फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, वो कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल नॉट चेंज या डज नॉट चेंज when it travel in one medium to another, in one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जो ट्रेवल करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होगा आपका? दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो हैं एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक। अभी हम लोग बात कर लें तो यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ मैं इसे, मैं यहाँ पे ही समझा दूँ। ये आपका जो है कोई भी एक मीडियम हो गया, यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है ना। तो इसे आप बोलते थे इंसिडेंट रे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसिडेंट रे। ये आपका जो है नॉर्मल होता है एन एंड एस,
इसको आप बोल देंगे नॉर्मल, और ये आपकी होती है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यही आपका जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। इसी को आप क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन लॉ या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए होता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनटू एक साइन एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल जो होगा आपका साइन एंगल, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो आप अगर यहाँ से ये देखें कि n इंटू साइन I1 बात करें, n1 इंटू साइन I1 पहले मीडियम के लिए, तो दूसरे मीडियम के लिए n2 इंटू साइन I2 हो जाएगा। अब खुला ही रहने दें, खुला ही रहने दो। अब n1 इंटू साइन, अरे यार थोड़ी देर यहीं बैठ लेते, चलो अब ठीक है बैठ गए, तो आवाज जाती है ना ये वीडियो में। फिर n1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू n2 इंटू साइन I2, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है सेम आएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ n1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू n2 इंटू साइन I2, दोनों का प्रोडक्ट ये आया। अब n2 को मैं इधर ले आता हूँ और I1 को उधर ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा कितना, ऐसा मान ले रहे हैं n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन I1। अब मैं अगर ऐसा मानूं कि जो I2 है वो आपका सेकंड मीडियम है और I1 जो है फर्स्ट मीडियम में बना हुआ एंगल है, मैं मान लूँ कि I1 जो है ये आपका R है और I2 जो एंगल है ये आपका I है, तो n1 अपॉन n2 जो होगा वो हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। भाई I2 की जगह I रख दिया, I1 की जगह R रख दिया, और n1 अपॉन n2 अभी हमने देखा था कि 2n1 था ये, और इसके लिए आपने लिख दिया साइन I अपॉन साइन R। ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। ये आपका सेकंड लॉ था कि आपका इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल का जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है। यही था आपका सेकंड लॉ, केवल इतना जो ब्रैकेट में बंद है। बाकी इस पर बेस्ड क्या क्या पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ये सब पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इन सबको भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है ये आपको समझ आ गया होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपके हो गए। अब बात करें डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जो है किस किस डायरेक्शन में बेंड होती है। तो ये देख लेते हैं कि जैसे ही ये कोई एक मीडियम है और यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे आई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, IR लिख दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे एक आपका नॉर्मल होगा और ये जो है लाइट यहाँ पे जानी है, तो मैं पहले ले लेता हूँ कि ये एक आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ऐसा बात कर लेते हैं। गेट बंद कर देना यार, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, तो एक रेयर मीडियम हो गया और एक डेंसर मीडियम हो गया। इनके बारे में अगर बात करें तो हमें ये पता था कि रेयर मीडियम में स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती थी लाइट की, और डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंट्री मारेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है हल्की सी। ये आपका नॉर्मल होगा और ये लाइट रे होगी जो ऐसे जा रही है वो इस टाइप से बेंड हो जाएगी। तो ये जानी चाहिए थी यूँ सीधी, बट एक्चुअल में ये जाती कैसे, ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाती है जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में एंट्री लेंगे। पहला केस आपका यही बन जाता है कि लाइट जब एंट्री ले रही है रेयर से डेंसर मीडियम में,
तो जो रिफ्रैक्टेड रे है आपकी वो डेंसर मीडियम मतलब नॉर्मल की तरफ जो है बेंट हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल हो गया एन और एन डैश, और यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा होगा इसे आप इंसिडेंट एंगल बोल देंगे, इसे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोल देंगे। तो इंसिडेंट एंगल जो होगा आपका ये बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी चीज जो है हमें यहाँ से पता चल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब भी लाइट रे एंट्री मारती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तब के लिए है। बंद कर दो वीडियो। दूसरे केस में देखेंगे कि जब लाइट रे जो है आपका डेंसर से रेयर मीडियम में एंट्री मारेगी तब। तो लाइट फिर से यहाँ पे है मीडियम, इस बार ये डेंसर है जो हमने लिया, और ये आपका एक नॉर्मल होगा, ठीक है, एन डैश करके बोल दे रहे हैं हम इसे, और ये आपका इंसिडेंट रे होगी, और ये आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर जाती है, तो यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन देखो डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये बेंडिंग जो है नॉर्मल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है उस टाइम पे। तो ये जो है केस बन जाता है एक आपका कि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है ये आपका छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंट्री मारती है। तो इस टॉपिक पे जो आपका एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कहेगा कि जब इंसिडेंट रे इज लेस देन टू रिफ्रैक्टेड रे या फिर इंसिडेंट एंगल इज लेस देन रिफ्रैक्टेड एंगल, तब लाइट कौन से किस मीडियम में एंट्री मार रही है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम, है ना, इस टाइप से बात करेगा। या फिर कोई मीडियम्स के जो है नाम दे देगा कि एयर से ग्लास में, या ग्लास से एयर में, या एयर से वाटर में, या फिर ऐसे बोलते हैं ग्लास से वाटर में, वाटर से ग्लास में। इस टाइप से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो उसमें आपको यही चेक करना होगा कि उन दोनों मीडियम्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उनमें से कौन रेयर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे वाटर और ग्लास के बारे में, तो भाई साहब पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे थोड़े दूर दूर होंगे, और ग्लास जो है एक सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे। तो इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये एज अ रेयर मीडियम काम करेगा और ये जो है आपका डेंसर मीडियम काम करेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई एयर में ही ट्रेवल करेगी तभी रेयर मीडियम बोलेंगे, ठीक है ना। कंपैरिजन से भी काम चलाना पड़ता है, कभी कभी हमको देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि कंपैरिजन करके अगर पता चल जाए तो ये बहुत बेटर रहता है। ये दिमाग में थिंकिंग बैठा लेना कि हर बार एयर में से ही पास होगी तभी आपका रेयर मीडियम होगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये दो केसेस हो सकते थे आपके कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस डायरेक्शन में होगी, ये भी आपका हो गया। अब आपका जो है आज का लास्ट टॉपिक बचा कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन के लिए जो कंडीशंस है यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। अब भाई नो रिफ्रैक्शन के लिए तो दो ही चीज़ बनती हैं। पहली चीज़ होगी कि ये आपका मीडियम हो गया और यहाँ से अब की बार जो इंसिडेंट रे थी आपकी, इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर अगर यहाँ से स्ट्राइक करे इसके साथ तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट जो है ऐसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। ये तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि इंसिडेंट एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पहला केस, इफ एंगल आई जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री देन रिफ्रैक्टेड एंगल, देन एंगल आर जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी हम लोग को ये तो पता ही था आई और आर दोनों का जो सम है 90 डिग्री आना चाहिए। आप प्लस करके देख लो 90 को और 0 को तो 90 ही आएगा। तो अभी यहाँ से भी आइडिया लग रहा है अपने को। तो एक कंडीशन तो आपकी यही हो गई कि अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी मिरर के साथ, सॉरी लेंस के साथ, तो कोई भी रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं होगा।
दूसरा केस क्या होता है इसका, नो रिफ्रैक्शन के लिए दूसरा केस ये होगा कि अगर यहाँ पर रेयर मीडियम है और यहाँ पर भी रेयर मीडियम है तो भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड में सेम मीडियम है। और हम लोगों ने तो बात ये करी थी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारती है तब उसका पाथ चेंज होता है। अब दोनों जगह ही मीडियम सेम हो गया तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। जब मीडियम चेंज नहीं होता उसकी लाइट चेंज, स्पीड चेंज नहीं हुई लाइट की, और जब स्पीड चेंज नहीं हुई तो उसका पाथ जैसा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो दूसरे वाले में क्या बोल देंगे कि बोथ मीडियम्स आर सेम। दोनों ही जो मीडियम है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके जो है नो रिफ्रैक्शन वाला केस।